एक सेकंड के लिए ये पिक्चर इमेजिन करो, बात है 2022 की, इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट आईपीएल चल रहा है और मल्टीपल आईपीएल टीम्स की जर्सीज पे सिर्फ एक लोगो बार बार दिखाई दे रहा है और वो है बोट। अमन गुप्ता शार्क टैंक पे घंटे घंटे बैठ के दूसरे के बिजनेसेस को एडवाइस दे रहे हैं। बोट का यूनिकॉर्न वैल्यूएशन रफली 10,000 करोड़ पे पहुंच चुका है, रेवेन्यू 3,377 करोड़ एट इट्स पीक। ये था इंडिया का मोस्ट विजिबल कंज्यूमर टेक ब्रांड। और दूसरी तरफ आज लगभग 4 साल बाद अप्रैल 2026 में वही अमन गुप्ता ने बोट में सीएमओ की पोजीशन से रिजाइन कर दिया है। कोई एग्जीक्यूटिव रोल नहीं है, मतलब एक पार्ट टाइम बोर्ड के मेंबर हैं। उनकी जो पहले चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की पोजीशन थी वो उन्होंने छोड़ दी है और एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुके हैं। मतलब वो बोर्ड में बैठेंगे, ना कोई सैलरी लेंगे और ना ही ऑपरेशंस में कोई इन्वॉल्वमेंट होगा। और इसी के साथ साथ मार्च 2026 में उन्होंने खुद की एक नई कंपनी भी लॉन्च कर दी है ऑफबीट स्टूडियो के नाम से और ऑलरेडी 100 करोड़ उस कंपनी के नाम पे रेज भी कर चुके हैं। इसी के साथ बोर्ड का आईपीओ जो 2 बार फाइल हुआ था अभी भी डिफर हुआ है और अभी तक मार्केट्स में नहीं आया है। ऑडिटर्स ने फाइनेंशियल डिस्पेरेंसीज की वजह से उनकी बुक्स को फ्लैग कर दिया है, यानी कि जो चीजें बुक्स पे दिखाई जाती है और जो स्टेटमेंट असली में बैंक में आता है वो चीज मैच नहीं हो रही है। और ये चीज एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि ये चीज 1-2 साल से नहीं बल्कि कॉन्सिक्यूटिवली 3 ईयर से हो रही है। अगर बात करें बिजनेस की तो रेवेन्यू 2 साल से लगातार गिर रहा है और फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो प्रॉफिट आया है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ से नहीं आया है बल्कि कॉस्ट कटिंग करके आया है। तो जब एक फाउंडर अपनी कंपनी से स्टेप बैक लेता है और उसी वक्त खुद की एक नई कंपनी भी लॉन्च कर देता है तो एक सवाल नेचुरली उठता है, क्या वो फाउंडर अपनी खुद की कंपनी में वो फ्यूचर नहीं देख रहा जो आईपीओ में पिच किया जा रहा है? और आज हम इस वीडियो में इसी चीज को डिकोड करेंगे। ना कोई फैन मूवमेंट होगा, ना कोई पर्सनल फेवरिज्म होगा, प्योरली हर चीज डेटा के ऊपर बात करी जाएगी। ये शार्क टैंक के शार्क सीरीज का एपिसोड 2 है। एपिसोड 1 में हमने विनीता सिंह के शुगर कॉस्मेटिक्स को डिकोड किया था। अगर उसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। दिस इज योर होस्ट अर्पित शर्मा। अगर तुम्हें ऐसे बिजनेस और फाइनेंस के केस स्टडीज देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, हाइप करना, लाइक करना, कमेंट करना। तुम्हारे लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए सच में बहुत कुछ मायने रखता है। सो नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। शार्क टैंक अब आ गया है इंडिया में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बोट की शुरुआत एग्जैक्टली कब हुई थी। बोट 2016 में लॉन्च हुआ था। अमन गुप्ता और समीन मेहता इसके को फाउंडर्स थे और आइडिया एकदम सिंपल था, हमें अफोर्डेबल और स्टाइलिश ऑडियो प्रोडक्ट्स इंडिया के यूथ के लिए डिजाइन करना है। बिजनेस शुरू हुआ था इंडिस्ट्रक्टिव लाइटनिंग केबल से, फिर ईयरफोन्स, फिर हेडफोन्स और फिर स्मार्ट वॉचेस में भी इन लोगों ने अपने SKUs निकाल दिए। पोजीशनिंग डे 1 से काफी क्लियर थी, प्रीमियम फील एट अ अफोर्डेबल प्राइस, बेसिकली 500 रुपए में JBL सोनी वाला फील देना। लेकिन एक ऐसी चीज जिसने बोट को एक्चुअली स्काई रॉकेट कर दिया वो था कोविड। 2020 में पूरा इंडिया घर में बैठा हुआ था, जूम कॉल्स पे था, नेटफ्लिक्स देख रहा था, वर्क फ्रॉम होम था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। इसी वजह से अचानक से ही सबको ईयरफोन्स चाहिए थे। और जब एक बंदा 800 रुपए में तुम्हें अच्छी क्वालिटी के ईयरफोन्स दे रहा हो, अच्छी ऑडियो क्वालिटी दे रहा हो और उसी के साथ प्रीमियम फील भी हो, तो हर कोई उसी ब्रांड को चूज करता है और यही पोजीशन था बोट का। इसी वजह से जो बोट का वर्ड ऑफ माउथ था वो काफी अच्छा हुआ और बात ऑटोमेटिकली खुद से ही स्प्रेड होने लगी। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, FY21 में जो रेवेन्यू 1313 करोड़ था वो सीधा डबल से भी ज्यादा हो गया और FY22 में 2886 करोड़ हो गया और फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये रेवेन्यू 3377 करोड़ पे आ गया। और ये वही मूवमेंट था जब बोट इंडिया का फर्स्ट वेरिएबल ब्रांड बन गया। इसी के साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 में अमन गुप्ता शार्क टैंक पे आए। सीजन 1 से सीजन 5 तक कंटिन्यूसली हर सीजन में प्रेजेंट रहे, जिसकी वजह से उनको एस्टिमेटेड करोड़ ऑफ रुपीस की फ्री मार्केटिंग हुई, फ्री ब्रांड एक्सपोजर मिला। और इसी के साथ साथ एक स्मार्ट वॉचेस का वेव भी आ रहा था जिसपे बोट ने काफी अच्छे से कैपिटलाइज किया। अक्टूबर 2020 में बोट ने लगभग 2000 रुपए की स्मार्ट वॉच लॉन्च करी। इंडिया का स्मार्ट वॉच मार्केट 2020 में 2.6 मिलियन यूनिट्स का था, जो मात्र सिर्फ 3 साल में बढ़ के 53 मिलियन हो गया। 20 टाइम्स की ग्रोथ देखने को मिली सिर्फ 3 साल में और बोट ने इस चीज पे काफी अच्छे से कैपिटलाइज किया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है जो काफी सारे लोग मिस कर देते हैं। बोट खुद से कोई प्रोडक्ट बनाता नहीं था, हर एक चीज चाइना से इंपोर्ट करता था, उसको व्हाइट लेबल करता था। मतलब प्रोडक्ट बनता था चाइना में लेकिन उसकी ब्रांडिंग इंडिया में होती थी। तो अगर तुम्हारे दिमाग में आपके सवाल आ रहा है कि अगर बोट प्रोडक्ट बना ही नहीं रहा था तो फिर वो कर क्या रहा था, तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट चाइना में बन रहा था लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो मार्केटिंग है, उसकी जो सेल्स है, वो सब बोट इंडिया में कर रहा था। ये एक मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का गेम था, प्रोडक्ट इनोवेशन का नहीं। और शायद ये चीज सुनने में थोड़ी बुरी लग रही होगी लेकिन ऐसा है नहीं। इंडिया में काफी सारी कंपनीज है जो ऐसी सक्सेसफुल बनी है। काफी सारा लोग सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके काफी पैसा कमाते
पाते हैं। तो इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल में कोई भी चीज अनएथिकल नहीं है, लेकिन बस दिक्कत ये आ जाती है जब तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स भी सेम चाइना की फैक्ट्री से सोर्सिंग करने लग जाते हैं तो तुम्हारा मोट एकदम खत्म हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि बोट के साथ ऐसी कौन सी 5 प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से उसका रेवेन्यू लगातार 2 साल से गिर रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ से नहीं बल्कि कॉस्ट को कट करके आ रही है। प्रॉब्लम 1, स्मार्ट वॉच बिजनेस का कोलैप्स होना। फाइनेंशियल ईयर 2023 में बोट का जो स्मार्ट वॉच से रेवेन्यू आ रहा था वो लगभग 783 करोड़ था और 2 साल बाद आज वो सेम रेवेन्यू स्मार्ट वॉच का 330 करोड़ पे आ चुका है। 2 साल में 58% से रेवेन्यू डाउन आ चुका है सिर्फ एक कैटेगरी में। अब तुम्हारे दिमाग में एक सिंपल क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसा एग्जैक्टली हुआ क्या स्मार्ट वॉच का मार्केट डिक्लाइन हो गया? तो आंसर है नहीं। वो जिस सेगमेंट में स्मार्ट वॉचेस बना रहा था वो लगभग 1,500 से 2,500 रुपए की मिलती थी और इनकी ये चीप स्मार्ट वॉचेस में जो भी फीचर्स मार्केट करे जाते थे वो दिखने में तो अच्छे लगते थे, डिजाइन अच्छा लगता था, लेकिन कोई भी फीचर ऑन ग्राउंड ढंग से काम ही नहीं करता था। हार्ट रेट सेंसर बोलने को था लेकिन एक्यूरेट बिल्कुल नहीं था, स्लीप ट्रैकिंग नहीं थी, जीपीएस नहीं था। इसकी वजह से लेने को तो लोग एक बार को ले लेते थे, लेकिन जब वो देखते थे कि यार फीचर्स बस नाम के हैं और कुछ भी चीज एक्यूरेट नहीं है, काम की नहीं है, तो लोग उससे स्विच कर लेते थे। मार्केटिंग देख के लोग एक बार को खरीद लेते थे, लेकिन बिजनेस सिर्फ एक बार कोई प्रोडक्ट बेच के नहीं बनता है। जब तक तुम्हारा रिपीट परचेज नहीं आएगा तब तक बिजनेस नहीं खड़ा हो पाता। और कहीं ना कहीं स्मार्ट वॉच के सेगमेंट में यही दिक्कत आने लग गई बोट के लिए। इनफैक्ट अगर मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताऊं तो जो प्रीमियम स्मार्ट वॉचेस का मार्केट है वो स्मार्ट वॉचेस जो 20,000 रुपए से ज्यादा की बिकती है उनका 147% से ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर। एप्पल वॉच इंडिया में 141% से बढ़ गई है। लोग स्मार्ट वॉच छोड़ नहीं रहे हैं, लोग बोट की स्पेसिफिक स्मार्ट वॉचेस को लीव कर रहे हैं क्योंकि उनका डेटा एक्यूरेट नहीं है। लोग बेटर और हाई क्वालिटी स्मार्ट वॉचेस पे शिफ्ट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट से हमें यह पता लगता है कि जो मार्केट है वो नहीं गिरा बल्कि प्रॉब्लम बोट के खुद के प्रोडक्ट में थी। प्रॉब्लम नंबर 2, ऑडियो में प्राइस वॉर शुरू हो गया। ऑडियो अभी भी बोट का 84% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है 2586 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2025 में। और TWS मतलब ट्रू वायरलेस स्टूडियो जो बेसिकली ये कैटेगरी होती है, इसमें अभी भी बोट के पास रफली 33% मार्केट शेयर है। सुनने में तुम्हें काफी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चीज है जो बहुत फ्राइटनिंग है और डेंजरस है। जैसा मैंने तुम्हें स्टार्ट में कहा था, बोट का पूरा ब्रांड एक प्रॉमिस पे था, हम लोग आपको अफोर्डेबल प्राइस में प्रीमियम फील देंगे और यही उनका यूएसपी था। यही रीजन था जिसकी वजह से लोग बोट के प्रोडक्ट्स खरीदते थे। लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम आ गई है। जो बोट के कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे Amazon Basics, बोल्ट, नॉइज, ये सारी कंपनीज ने भी एग्जैक्टली सेम प्राइस में सिमिलर प्रोडक्ट्स रिलीज कर दिए। मतलब पहले जो बोट का यूएसपी था, हम लोग प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे एट अफोर्डेबल प्राइस, अब वो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अकेला नहीं है। अगर मैं तुम्हें इंटरनेट से देख के कुछ प्राइसेस बताऊं तो बोल्ट का ईयरफोन तुम्हें लगभग 700 रुपीज का मिल जाएगा, नॉइज का लगभग 800 रुपीज का मिल जाएगा और Amazon Basics का लगभग 600 रुपीज का मिल जाएगा। अब जब भी कोई कस्टमर Amazon खोलता है, गूगल खोलता है सस्ता ईयरफोन खरीदने के लिए, वो पहले बोट खरीदता था क्योंकि वो सस्ता था और अच्छी क्वालिटी देता था। आजकल उसके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, अब वो जब देखेगा कि यार बोट का तो 600 रुपए का मिल रहा है, Amazon Basics का सिर्फ 500 रुपए का है, तो वो सोचेगा कि यार अगर सिमिलर ही है दोनों तो मैं 100 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दूं, 500 का ही खरीद लेता हूं, जिसकी वजह से बोट का रेवेन्यू और गिर रहा है। अब ये चीज सुन के अगर तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यार तो बोट 100 रुपए से प्राइस गिरा दे, सिर्फ 100 रुपए की तो बात है, तो ऐसा नहीं चलता है। इसी चीज को हम कहते हैं प्राइस वॉर। अगर तुम प्राइस मैच करोगे तो बोट जो भी लॉस में है उसके लॉसेस और बढ़ जाएंगे, मार्जिन और ज्यादा कम हो जाएगा। और अगर प्रीमियम प्राइस वही ऑपरेट करेंगे या प्राइस और ज्यादा बढ़ा देंगे तो बोट का जो यूएसपी था वही चीज खत्म हो जाएगी। तो ये जो प्राइस वॉर होती है कि दोनों कॉम्पिटिटर्स के लिए बहुत गंदा होता है, क्योंकि अगर कंपनीज प्राइस मैच करती रहेगी तो जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो गिरता जाएगा और दोनों कंपनीज के मार्जिन घटेंगे और जीतेगा तो सिर्फ कंज्यूमर। और ये प्राइस वॉर का इशू हमेशा उन कंपनीज को आता है जो प्राइस को अपना यूएसपी बनाते हैं। अगर तुम्हारा यूएसपी ये है कि हम सबसे सस्ता बेचेंगे तो जिस दिन मार्केट में कोई और सस्ता प्लेयर आ गया, या तो तुम्हें अपने प्रोडक्ट की प्राइस उनसे मैच करनी पड़ेगी और अपने मार्जिन कट करने पड़ेंगे, वरना तुम्हारा कस्टमर तुम्हारे कॉम्पिटिटर को चला जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3, मार्केटिंग डिपेंडेंसी। देखो फाइनेंशियल ईयर 2021 में बोट एडवर्टाइजिंग पे लगभग 3.6% ऑफ द टोटल रेवेन्यू स्पेंड करता था। ये सेम नंबर फाइनेंशियल ईयर 2023 में 12.7% हो चुका है। मतलब मार्केटिंग स्पेंड लगभग 4x हो चुका है। और इतना ज्यादा मार्केटिंग में स्पेंड करने के बावजूद भी रेवेन्यू सिर्फ 18% से बढ़ा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे मेन दिक्कत ये आती है कि अगर एड्स बंद करोगे तो रेवेन्यू गिरने लग जाएगा और अगर एड्स चलाओगे तो मार्जिन तुम्हारे कम होते जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 4, बोट प्रॉफिटेबल बना है लेकिन ग्रोथ की वजह से नहीं बल्कि कॉस्ट कटिंग करके। सोशल मीडिया पे हेडलाइंस आई थी कि बोट प्रॉफिटेबल हो गया है, 61 करोड़ रुपीस नेट प्रॉफिट में आया है। और ये सारा रियल नंबर्स है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझना थोड़ा और जरूरी है। FY23 में 129 करोड़ के लॉसेस हुए, FY24 में 80 करोड़ के लॉसेस हुए और FY25 में 61 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ। अब ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक बार रेवेन्यू पे नजर डालो। FY23 में रेवेन्यू था 3,377 करोड़ और FY25 में ये रेवेन्यू हो चुका है 3,073 करोड़, पीक से लगभग 9% नीचे। तो रेवेन्यू गिरा और तब भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। ये सोच के तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये प्रॉफिट एग्जैक्टली आया कहां से। तो इसका बेसिक आंसर ये है, जो वर्किंग कैपिटल था वो 71 डेज से 36 डेज पे आ चुका है।
ओवरऑल एक्सपेंसेस 3234 करोड़ से 3040 करोड़ पे आ चुके हैं। तो प्रॉफिट का पूरा सोर्स यही है कि जो खर्चे हैं वो कम हो गए हैं और रेवेन्यू नहीं बढ़ा है। तो अब तुम सोचोगे कि इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जब भी एक कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखाती है उसका रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों साथ में आना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं होगी तो तुम कितनी ही कॉस्ट कटिंग कर लोगे। अगर तुम पहले किसी एम्प्लॉय को 50,000 की सैलरी देते थे, उसकी 45 कर दोगे, 40 कर दोगे, 35 कर दोगे, लेकिन कितनी ही कम कर लोगे। इसलिए ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। प्रॉब्लम नंबर 5, एम्प्लॉय एट्रिशन। कंपनी के ऑलरेडी 3 साल में 3 सीईओज बदल चुके हैं। इसी के साथ साथ जो एम्प्लॉय एट्रिशन है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 34.2% था। इसका मतलब ये है कि हर साल 3 में से एक एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के चला जाता है। अगर तुम ये सोचोगे इससे क्या फर्क पड़ता है, तो इससे ये फर्क पड़ता है कि हर बार जब भी कोई कंपनी नया एम्प्लॉय हायर करती है तो उसको सब कुछ एकदम बेसिक से सिखाना पड़ता है। उसकी पहले ट्रेनिंग होती है, उसको कंपनी के गोल्स के साथ अलाइन करा जाता है और एक एम्प्लॉय को लगभग 6 से 8 महीने तो सिर्फ ढंग से चीजें सीखने में ही लग जाता है। इसी के साथ साथ सितंबर 2025 में अमन गुप्ता ने सीएमओ का रोल छोड़ दिया और एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए। इसका मतलब वो बेसिकली बोर्ड की मीटिंग्स में बैठेंगे, स्ट्रेटजी पे अपना ओपिनियंस देंगे, लेकिन रोज के जो ऑपरेशंस होते हैं अब उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। और इसी के चलते मार्च 2026 में उन्होंने एक खुद की नई कंपनी का भी अनाउंसमेंट कर दिया, ऑफ बीट स्टूडियोज, और उसमें 100 करोड़ की फंडिंग भी उठा ली। अब मैं बात आईपीओ की, तो कंपनी रेस कर रही है 1,500 करोड़ रुपए, लेकिन उसमें से 1000 करोड़ रुपए सिर्फ ऑफर फॉर सेल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। इसका मतलब ये 1000 करोड़ रुपए यूज करे जाएंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट देने के लिए, ना कि कंपनी की ग्रोथ में। अब ये नंबर अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा कर देता है। अगर कुछ शेयर होल्डर्स फाउंडर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं तो कंपनी में क्या सच में ग्रोथ है? क्या फिर इन्वेस्टर्स को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, फाउंडर्स के लिए पार्शियल एग्जिट लेना नॉर्मल है और सेंस भी बनाता है। उन्होंने इतने साल काम किया तो उनको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना है, लेकिन 1000 करोड़ आउट ऑफ 1500 करोड़ इज अ मेजर अमाउंट। तो हम फाइनली इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे चलते हैं। ये सारी चीजें जो मैंने बात करी, ये सारी चीजें तो खुद कंपनी के बोर्ड को और अमन गुप्ता को भी पता है। तो क्वेश्चन आता है, बोर्ड ये सारी चीजें रिजॉल्व करने के लिए एग्जैक्टली क्या कर रहा है? तो बोर्ड ने डिसाइड किया कि वो प्रीमियम सेगमेंट में जाएंगे, 5000 से 10,000 रुपए की ईयरफोन्स बनाएंगे। लेकिन अगेन यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ जाता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम 10,000 रुपए के ईयरफोन बोट के लोगे या JBL या सोनी जैसी कंपनी के, तुम्हारा इमीडिएट आंसर होगा सोनी या JBL के, क्योंकि ये कंपनीज ने इतने सालों से लिटरली खुद को एक प्रीमियम सेगमेंट में ऑपरेट किया है, पोजीशन किया है। क्योंकि प्रीमियम कैटेगरी में जाना डेफिनेटली एक अच्छी स्ट्रेटजी लगती है, क्योंकि इसमें मार्जिन्स काफी ज्यादा बेटर है और प्रॉफिट अचीव करने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा हायर है। लेकिन अगेन यहाँ पे ब्रांड के लिए एक बहुत बड़ा डिलेमा आ जाता है। इतने सालों से, पिछले 5 से 10 सालों से ब्रांड अपने आप को पोजीशन कर रहा था कि हम अफोर्डेबल हैं, हम सस्ते हैं और हम चीप प्राइस में अच्छी क्वालिटी देते हैं। अब वो जा रहे हैं एक डिफरेंट मार्केट में जो ऑपरेट करता है प्रीमियम सेगमेंट में। तो ये चीज काफी ट्रिकी होने वाली है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ऑलरेडी एक परसेप्शन बन चुका है, बोट मतलब सस्ता और टिकाऊ प्रोडक्ट, और इस परसेप्शन को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये थी बोट की प्रॉपर केस स्टडी। ये सीरीज का पॉइंट बस ये है कि जो लोग टीवी पे आके हमें गाइड करते हैं, एडवाइस देते हैं, वो डेफिनेटली एक्सपीरियंस है, लेकिन हर बार जो एडवाइसेस ये लोग देते हैं वो इनकी खुद की कंपनीज में अप्लाई नहीं हो रहा होता है। क्योंकि जैसा हम देख सकते हैं, अमन गुप्ता खुद हमेशा मोट की बात करते हैं, लेकिन उनकी जो खुद की कंपनी है उसका जो मोट है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिख रहा है। अब तुम लोग मेरे को कमेंट में बताओ, अगर कल को बोट कोई प्रीमियम प्रोडक्ट निकालता है तो क्या तुम उस कंपनी को चूज करोगे या JBL और सोनी जैसी कोई प्रीमियम सेगमेंट वाली कंपनीज पे जाओगे? इसी के साथ साथ एपिसोड 3 में तुम्हें कौन से शार्क को देखना है, कौन सी शार्क की कंपनी को डिकोड करना है, ये भी मेरे को कमेंट्स में बताओ। अगर तुम्हें आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, चैनल को हाइप करो, जिससे मेरे को और सपोर्ट मिल सके। दिस वाज योर होस्ट अर्पित शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।